हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा एंड फ्रेंड्स, आज का वीडियो इज ह्यूजली इंपॉर्टेंट। यस, आई शुड एक्चुअली से ह्यूजली इंपॉर्टेंट बिकॉज ज्यादातर एस्पिरेंट फ्रेंड्स को यही एक मेजर गलती लगती है। ज्यादातर गलतियां ये करते हैं। तुम एक स्टैटिस्टिक्स निकाल लो ना, तो ज्यादातर एस्पिरेंट्स 10 में से 9 लोगों को लेंगे ना, तो वो सिर्फ से बोलेंगे सर किसी तरह से भगवान करे प्रीलिम्स निकाल दे, बाकी सब हम निपट लेंगे। लेकिन व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होने के बावजूद, इतने स्ट्रॉन्ग ब्रेन पावर होने के बावजूद, ज्यादातर एस्पिरेंट्स इस बात को नहीं समझ पाते। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट जब तक तुम्हारा मेंस ठीक से नहीं होगा, जब तक तुम्हारा ऑप्शनल स्पेशली ठीक नहीं होगा, तब तक यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम एट एनी कॉस्ट। सो मैंने ये एक इसलिए इस टाइम पर ही ये वीडियो निकालना जरूरी था, that I should share a comprehensive strategy to crack UPSC Civil Service Examination optional. Optional, yes. Optional, my friends, is make or break. अगर आपका ऑप्शनल ठीक हो जाता है, आपकी एग्जाम में पास होने के चांसेस, मतलब मैं तो परसेंटेज ही नहीं काउंट करना चाहता, उस लेवल तक बढ़ जाते हैं। 500 मार्क्स मेक और ब्रेक, 300 मार्क आ गए तुम्हारे ऑप्शनल में, गेम ही चेंज हो जाएगी। बट sad as it is that most of the aspirants do not address this issue. So in the next few minutes मैं कोशिश करूंगा that आपको एक comprehensive strategies दूंगा to crack optional जो मैं पढ़ाता हूं, that is PSIR. So PSIR optional के बारे में ये strategy है। Obviously इसमें कुछ common features भी होंगे जो कि आप बाकी सब optional के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन then there are certain specific portions also. डोंट मिस दिस क्लास। इसका रीजन ये कि ये केवल स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं तुम्हें एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं। मैं तुम्हें पीएसआईआर का ऑप्शनल का एक टॉपिक, एक बिल्कुल कोर टॉपिक पढ़ाऊंगा, ताकि मैं डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊं जो मैं अपना पॉइंट रखना चाहता हूं। सो पे वेरी क्लोज अटेंशन, डोंट इवन मिस दिस फॉर 1 सेकेंड। थोड़ा ही छोटा सा कॉम्प्रिहेंसिव ही सही, लेकिन एक कॉम्पैक्ट वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग होगा। So let us pay attention to this. So most people know me, I'm Dr. Siddharth Arora. लेकिन before you start, there are first things first. So सबसे important है, कुछ चीजें आपको यहां पर concentrate करनी पड़ेगी before we start anything on this part. मैं चाहता हूं पहले तो एक कागज और पेन ले लो और कुछ नोट्स बना लो। ये 30 मिनट्स या 35 मिनट जो भी वीडियो होगा, इसको जो तुम वॉच करोगे, इस वीडियो के एंड पर जो भी तुम लर्न करो, ये तुम अप्लाई करो। ये नहीं कि जी ये जैसे ज्यादातर YouTube पर अब हो गया है, विच इज वेरी सैड, कि इवन एजुकेशन के जो वीडियोस है वो सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट का साधन बन गए। डोंट डू दैट पार्ट। जिंदगी में जीतने का एक ही नियम होता है, जहां एंटरटेनमेंट का पॉइंट हो उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज करो, जहां एजुकेशन या लर्निंग का पार्ट हो उसको एजुकेशन या लर्निंग के लिए यूज करो। तो दुखी वाली सिचुएशन ये हो गई कि लोग जो मजाक की चीजें उनको बड़ा सीरियसली लेने लग गए, जैसे सोशल मीडिया वगैरह को, और जो सीरियस चीजें जैसे पढ़ाई वगैरह है उसको लाइटली लेने लग गए। उल्टा मत किया करो। लेट्स पे अटेंशन, क्लोज अटेंशन टू दिस वीडियो एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सो कुछ चीजें हमारे यहां पर एब्सोल्युटली फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट है। सबसे पहले याद रखना, ऑप्शनल की प्रिपरेशन करते टाइम एक मेजर गलतफहमी होती है। ज्यादातर एस्पिरेंट फ्रेंड्स को, ज्यादातर मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, ज्यादातर लोगों को यह प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि जी सर मैंने बैकग्राउंड जो है मेरा, जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो साइंस का बैकग्राउंड था, तो मुझे तो सर पीएसआईआर लेना ही नहीं चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि जो उन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है, तो भैया उनको तो जन्म सिद्ध अधिकार है, वो तो पीएसआईआर क्रैक करके चले जाएंगे, 500 में से 550 आएंगे। दोनों ही गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अ ग्रेजुएशन। ये ग्रेजुएशन वाली एग्जाम नहीं है। ऑप्शनल में और ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट में जमीन आसमान का फर्क है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू हाउ। तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को टाइम फैक्टर में जाओ और जस्ट ट्राई एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ कि तुम सपोज कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे हो। तुम्हें जो एग्जाम का आंसर लिखना होता था, जो भी क्वेश्चन होता था, उसका बड़ा जनरल एग्जाम का आंसर लिखना होता था। तुम्हें भी याद होगा, ऐसा किसी को बताना नहीं है, लेकिन बात तो हकीकत ये कि हमें ना सिर्फ वर्ड लिमिट्स पूरी करनी होती थी, स्पेस खत्म करना, कुछ भी लिखो लेकिन भरा हुआ होना चाहिए पेपर। इन जनरल ये जनरल आंसर्स होते थे, नॉन स्पेसिफिक आंसर्स होते थे, पेज भरने थे। राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ लॉन्ग आंसर,
मोर और लेस इस तरह के आंसर्स होते थे और उसकी हम लोग में महारत आ गई। वी आर प्रैक्टिकली स्पेशलाइज्ड इन दिस पार्ट। ऑप्शनल माय फ्रेंड्स इज नॉट लाइक दिस। जब यूपीएससी सीएससी में ऑप्शनल आता है तो उसके बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं और बड़े स्पेसिफिक आंसर्स होने होते हैं। सो दे विल नॉट आस्क यू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्ल मार्क्स, फॉर जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। वो लोग बड़े क्लियरली बोलेंगे दैट कार्ल मार्क्स टर्न्ड हीगल ऑन हिज हेड। इसका मतलब क्या है? अब यार ये तो बिल्कुल है, तो तुम्हारे पास 150 वर्ड्स हैं, तुम्हें हीगल भी लिखना है, तुमको कार्ल मार्क्स भी लिखना है और तुमको ये भी बोलना है कि व्हाई डिड ही टर्न द एंटायर थ्योरी। कैसे आइडियलिज्म को कन्वर्ट किया गया इनटू रियलिज्म। सपोज ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम्हें आइडियलिज्म आना चाहिए, रियलिज्म आना चाहिए। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, हाउ डिड इट टर्न फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइडियलिज्म टू द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जो डॉक्टर जयशंकर आज बोल रहे हैं। तो ये लाइन कहां से आ रही है? तो तुम्हें ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, एंड देन फिनिश इट ऑफ। सबसे प्रॉब्लमैटिक हो जाता है जब स्पेसिफिक आंसर को तुम जनरल लिखने की कोशिश करते हो। वो दैट विल नॉट कट आइस हियर एट ऑल। डोंट ट्राई दैट पार्ट। तो सबसे पहले उन सबको मैं ये इन्विटेशन देना चाहता हूं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं या फिर नॉन पीएसआईआर सो कॉल्ड बैकग्राउंड के हैं इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। पहली बात है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन से इस एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। अप्रोच का सर्टनली है। अगर तुम्हारी अप्रोच ठीक है, वेयर यू आर एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन। सेकेंड, उन सब लोगों को मैं बड़ी सी लाल रंग की वार्निंग देना चाहता हूं जो पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी लेकर ग्रेजुएट कर चुके हो। बेटा वो सारी चीजें भूल जाओ, यहां पर कुछ अलग तरीके से एग्जाम देनी पड़ेगी। सिर्फ तुम्हें एक एडवांटेज होगा कि तुमने ये वर्ड सुने सुने हुए होंगे, इन अदर वर्ड्स फैमिलियरिटी होगी। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हमें यहां पर लैंग्वेज बिल्ड करना पड़ता है। शायद दिस इज द ओनली एडवांटेज जो शायद, एंड वो भी मैं शायद की बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने कॉलेज में पढ़ाई की होगी। इफ यू स्टडीड इन कॉलेज एंड यू हैव डन पॉलिटिकल साइंस, तो तुम्हें कुछ कुछ ये वर्ड्स सुनाई दिए होंगे। हाँ यार, ये तो सब वर्ड्स, आइडियलिज्म, रियलिज्म, ये सब वर्ड्स मैंने सुने हुए। दैट्स प्रॉब्ली द एंड ऑफ द एंटायर डिस्कशन। उसके सिवाय being a graduate in that particular subject or not being a graduate in that particular subject, I don't think has any more than this part. So let's not read more than what is required in this part. Number one is this part. So आपको लैंग्वेज वर्क करना है, स्पेसिफिक क्वेश्चन देने हैं, ये आपको फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। सेकेंड हियर इज कि ऑप्शनल की प्रिपरेशन, यार ग्रेजुएशन में 3 साल थे यार, या फिर ज्यादा भी थे, डिपेंडिंग अपॉन तुमने क्या ग्रेजुएशन की। तुम्हारे पास समय ही समय था, ऑलराइट। और फिर भी हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम लोग फिर भी फुर्सत से, कैंटीन होने के बाद, सारा घूमने के बाद, सारी मूवीज देखने के बाद भी हमारे पास टाइम होता है। हैविंग सेड सो, ऑप्शनल की प्रिपरेशन के लिए तुम्हारे पास इतना टाइम होता ही नहीं। यू मस्ट प्रिपेयर वेरी वेरी फास्ट प्रिपरेशन होनी पड़ती है। मेरे ख्याल से ब्रॉडली स्पीकिंग 8 to 9 मंथ्स का स्कोप होता है जिसमें आपको ये कंप्लीट करना होता है। व्हेन आई से 8 to 9 मंथ्स, आई डोंट मीन कि आप 24 घंटे यही पढ़ रहे हो। उसमें भी आपको ज्यादा ज्यादा 2-2.5 घंटा, 3 घंटा किसी तरह से यू हैव टू राइट, स्नैच इट आउट फ्रॉम योर नॉर्मल कोर प्रिपरेशन। ये कहने की बात बड़ी आसान है, लेकिन अगर तुम्हें मैं जैसा जैसा बोलता जा रहा हूं, तुम अपनी गर्दन नॉड करते जा रहे हो ना, तो यू विल एक्नॉलेज कि हाँ यार, ये बात सही है। हमारे पास इतना टाइम थोड़ा है कि हम पूरा 24 घंटे ऑप्शनली पढ़ते रहे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको कंपार्टमेंटलाइज करो कि जी मैं 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और मैं इतना ही पढ़ूंगा, ना मैं ज्यादा पढ़ूंगा ना मैं कम पढ़ूंगी, और व्हाटएवर। ओके, सो इट इज अ जेंडर न्यूट्रल स्टेटमेंट। द सिचुएशन यहां पर यह है दैट इफ यू डोंट डू दिस पार्ट, या तो तुम जरूरत से ज्यादा रिसर्च करने की कोशिश कर जाओगे, जिससे या पहले तो तुम्हें इसका रिवॉर्ड मिलेगा नहीं, और दूसरा यह कि जो तुम्हारे नॉर्मल जीएस की प्रिपरेशन चल रही है वो सफर करने लग जाएगी, और अंडर डू करोगे तो गेम ही ओवर हो जाएगा। किसी दिन यूपीएससी की नोटिफिकेशन निकाल के देख लेना, तुम्हें मिल जाएगा इसका जवाब कि यूपीएससी इसमें एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। और प्रैक्टिकली एक्सपर्ट लेवल आंसर की एक्सपेक्टेशन है, अबव ग्रेजुएशन लेवल इसकी एक्सपेक्टेशन है एग्जामिनर की नजरों में कि अगर जब तुम ऑप्शनल का आंसर लिखते हो तो ये अबव लेवल ऑफ ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो पहले अपने आप को नॉड करो। मैं सारे गेम बोल रहा हूं, इस पूरे वीडियो में नॉड कर, नॉड मतलब गर्दन हिलाना कि हाँ मैं जो बोल रहा हूं वो एक्नॉलेज हो रहा है, इट इज कमिंग इनटू योर माइंड एंड इट इज अ लर्निंग वीडियो। मैं यहां पर एंटरटेनमेंट का वीडियो बनाने का ना मेरा इरादा है, क्योंकि पहले से हजारों ऐसे एंटरटेनमेंट वीडियोस चल रहे हैं यूट्यूब पे जो मुझे लगता है जस्ट प्रैक्टिकल वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर ऑल एस्पिरेंट्स, एंड मैं ये नहीं चाहता कि तुम 1 मिनट भी एक्स्ट्रा अननेसेसरली वेस्ट करो। ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज कि यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत मददगार साबित होते हैं।
जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना तो तुमको एग्जैक्टली पता चलेगा यार कार्ल मार्क्स के बारे में ये पूछा जा रहा है, राइट, चाणक्य के बारे में ये पूछा जा रहा है, प्लेटो के बारे में ये पूछा जा रहा है। आपको उसके बारे में बैठ के रिसर्च नहीं करना, बिकॉज इफ यू रीड ईच ऑफ दीज थिंकर्स, बाकी सब तो छोड़ दो, चाणक्य के बारे में, कौटिल्य के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में अगर पढ़ना शुरू करो, ये जन्म कम है। दैट इज नॉट योर एम ओवर हियर। यू हैव एन एग्जाम टू क्रैक। तुम्हारा काम एग्जाम क्रैक करना है, यहां पर ज्ञान की वर्षा करना नहीं है। सो फर्स्ट गेट योर पिक्चर वेरी वेरी क्लियर कि क्या हो रहा है। नंबर 3 एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिफोर इवन आई स्टार्ट दिस पार्ट, कि यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट। पीएसआईआर लो, देखो पीएसआईआर बहुत ही स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो इस टाइम पर बहुत जबरदस्त सक्सेस रेट चल रहा है। अगर आप टॉप 10 को भी देखोगे तो अ वास्ट नंबर ऑफ पीपल आर ऑप्टिंग फॉर पीएसआईआर एज वेल एज दे आर सक्सेसफुल इन पीएसआईआर। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट जा रहा है। हैविंग सेड सो, दैट डज नॉट मीन कि एनीबडी एंड एवरीबडी शुड टेक इट। पहले ये देखो, मैं तो सबको ये बात बोलता हूं कि 3-4 हफ्ते ना पढ़ लो, 3 हफ्ते काफी होते। 3 हफ्ते में तुम्हें पता चलेगा आर यू जनरेटिंग लव फॉर दैट। व्हेन आई से लव, लव इज इंटरेस्ट, दिस इज द एंटायर आइडिया। लव इज इंटरेस्ट, क्या आपको सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा या नहीं लगने लगा। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। समटाइम्स हम लोग अपनी क्लास में पीएसआईआर ऑप्शनल जब मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, समटाइम्स हम लोग को, मतलब मैं अपने एस्पिरेंट्स की बात बोल रहा हूं, हम लोग इतना ज्यादा इंटरैक्ट करने लग जाते हैं ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक कि हमको रोकना पड़ता है, नहीं यार ये ज्यादा हो गया, और फिर वी हैव टू कीप अ स्टॉप हियर। द आइडिया, एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, यू नो, जब एस्पिरेंट्स भी पढ़ के आते हैं, फिर वो लोग कहीं और से शेयर करते हैं, एंड दैट कुड गो विद एनीवन, यू नो, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में, फॉर द थिंकर्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। इट इज सो इंटरेस्टिंग। एक एरिस्टोटल और प्लेटो पे डिस्कशन होते करते टाइम भी ना तुम पता नहीं कहां से कहां निकल सकते हो। सो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और रादर वो क्या प्रूव कर रहा है, वो प्रूव कर रहा है दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट। कोई बुराई नहीं है, मैं फिर ये बात बोल रहा हूं, और कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, और कोई इस तरह का कोई रूल नहीं है कि यार मुझे तो हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, या मुझे ज्योग्राफी अच्छी नहीं लगती, या मुझे पॉलिटिकल साइंस अच्छी नहीं लगती। किसी को भी कोई भी सब्जेक्ट अच्छा लग सकता है, किसी को भी कोई भी सब्जेक्ट बुरा लग सकता है। बहुत सारे लोगों को, और हम सब लोग, आप में से भी बहुत सारे होंगे, हु आर विक्टिम्स ऑफ दिस। ये जो 3 इडियट्स में हुआ था ना, वो जो बोलते हैं ना कि 3 इडियट्स में वो बच्चे को उठा के बोलते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, ऐसे किसी को बोला गया कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, किसी को बोला गया मेरा बेटा सीए बनेगा। हमारी बहुत सारी ग्रेजुएशन जो हुई है वो नेसेसरी हमारे लव फैक्टर से नहीं हुई है। आई होप ये तुम लोग सब लोग एग्री कर रहे। वो उस टाइम की मजबूरियां थी, एकेडमिक मजबूरियां थी, कभी कभी सोशल, कभी कभी फैमिली प्रेशर में हम लोग ग्रेजुएशन करते। अगर तो तुम किस्मत वाले हो और तुमने वही सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया और उसी सब्जेक्ट में पढ़ाई की है जो तुम्हें पसंद है, वे टू गो यार, तुम्हारे से अच्छी किस्मत किसी की नहीं। लेकिन अगर तुमने बाय चांस ग्रेजुएशन सिर्फ किसी और प्रेशर में किया था, एक्सट्रिंसिक प्रेशर से, लेकिन अभी भी या अब तक भी तुम्हें उसका लव या इंटरेस्ट नहीं आया, दिस इज द टाइम टू रिकवर फ्रॉम योर ग्रेजुएशन। अब उस सब्जेक्ट में ऑप्शनल लेना जो तुम्हें एक्चुअली पसंद है। डोंट थिंक अबाउट एनी अदर एक्सटर्नल प्रेशर राइट नाउ। तो अगर तुम्हें ये 3 चीजें समझ में आ गई, then I think it is a great opportunity for me to go ahead and explain the rest of the entire thing about this part. तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक छोटा सा अनाउंसमेंट, आरंभ एंड मिशन 2026 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अबाउट 50% ऑफ, अप टू 50% ऑफ, आधा डिस्काउंट देने को तैयार हो गया है अनअकैडमी। आपने केवल मेरा कोड यूज करना है SIDLIVE, SIDLIVE। ये मेरा कोड यूज करोगे SIDLIVE, यू विल गेट 50% डिस्काउंट ऑन दिस। इज अ ह्यूज थिंग पार्ट। अब तो मैं इस बात को साबित कर चुका हूं, चाहे एग्जाम कितनी भी टफ आ चुकी हो, मैंने जिस तरह से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उनके पॉलिटी इतना बुरा, इतना डिफिकल्ट होने के बावजूद भी उनका स्कोर ठीक ठाक आया है। अब मुझे अपनी बात में ज्यादा बोलने की बात नहीं होती। सो स्टार्टिंग में जब मैं अनअकैडमी पे आया था तो आई एक्चुअली प्रोजेक्टेड, आई एक्चुअली शोड कि यार बार बार कि आओ एंड यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम मी। बट ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3-4 years, I think I've proven my point that I know the subject more than most the people around. And I teach with an intention, I teach with an intensity, and I teach with a concentration कि मेरे students will come out excellent. मौके का फायदा उठाना है, प्लीज यूज द कोड SIDLIVE and join this. Please remember ये 17 जून तक ऑफर अवेलेबल है। So let us go back to the video. ये 1 2 3 तुम्हारा सारे के सारे एस्पेक्ट समझ में आ चुके होंगे, मुझे ऐसे उम्मीद है कि अब आगे की सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं।
सो पहली बात, ये बात को रियलाइज कर लो। क्या ये सब लोग रियलाइज करते हैं कि डू यू रियलाइज दैट यू कैन नॉट पास दिस एग्जाम, एंड आई से कैन नॉट इन कैपिटल लेटर्स, विदाउट क्रैकिंग द ऑप्शनल। सबसे पहले इसको दिमाग में डालो, और ये बहुत जरूरी बात है। जब तक तुम इस बात को एक्नॉलेज नहीं करोगे, देखो हमारे यहाँ ना प्रॉब्लम क्या होती है, जुबान बहुत ज्यादा बोलती है, राइट, लेकिन डज एवरीथिंग गो इनटू योर हेड, डज इट एक्चुअली हैव दैट फीलिंग और नॉट? If you are getting that feeling, then that will be a wake up alarm for all of you. Please start waking up to this point that here's the thing, that whatever you do, prelims में तुम्हारे 200 में से 200 आ जाए, CSAT तुमने सारा उड़ा दिया, क्या फर्क पड़ने वाला है until unless you don't clear your mains, your optional and your interview, because that is where the exam is. Prelims is merely a screening exam, ये सबको मालूम है, लेकिन फिर भी I will take this opportunity to repeat this so that you don't miss this point. अब जब तुम इसको समझने की कोशिश के रेडी हो चुके हो, अब आगे चलने की कोशिश करते। So 500 out of 1750 is the total marks of mains, and उसमें 500 marks is optional. मेक और ब्रेक होता है। एक बात थोड़ी देर के लिए सोचो कि तुम्हारे 300 प्लस आ जाए, 300 प्लस आ जाए, और तुम्हारे कंपटीशन को 250 आ जाए या 220 आ जाए, बेटा गेम ही ओवर हो गई, कहानी खत्म हो जाए। जीएस में मैंने आमतौर पे देखा है, तुम बहुत ही बड़े चैंपियन हो, लेकिन जो सेकंड होगा ना, वो तुमसे इतना दूर का डिस्टेंस नहीं बना पाएगा, राइट? सो यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट दैट बिग एन एज, लेकिन ऑप्शनल में ये मुमकिन होता है। और मैंने जब ये प्रीलिम्स का एग्जाम टफ आया था ना 2023 का, तब भी मैंने ये बात बोली थी, और मैं सब लोगों को यही बात बोलता हूं कि यूपीएससी के एग्जाम थोड़ना है, तुम्हारा कंपटीशन यूपीएससी से थोड़ा। यूपीएससी को बनाने दो जितना मुझे टफ एग्जाम बनाना है, अगली बार कट ऑफ 50 की जगह 15 ले आए, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो तुम्हारे साथ वाले को हराना है ना। सो यू हैव टू क्रिएट अ कंपटीशन, यू हैव टू क्रिएट द मोट, यू हैव टू क्रिएट द गैप बिटवीन यू एंड योर कॉम्पिटिटर। थिंक अबाउट इट लॉजिकली। प्रीलिम्स इतना टफ आया था, लेकिन क्या पूरे के पूरे जितने लोगों को पास होना था उनके मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी? क्या बनेगी? क्या जितनी वैकेंसी है वो भरेगी कि नहीं? भरेगी। द पॉइंट यहां पर यह है कि आपको आपके कॉम्पिटिटर को हराना है। जब तक हम इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि यार इट डज नॉट मैटर। 2011 का कभी पेपर उठा के देखा है प्रीलिम्स का? कभी देखना, 2011, 12, 13, 14 ऐसा पेपर देखना। यार तुम में से जो बिल्कुल ही नालायक होगा ना, जो बिल्कुल, मैं ऐसे, तुम लोग बोलोगे यार मैं क्यों नालायक होऊंगा, लेकिन मैं ऐसे बात बोल रहा हूं कि जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होगी ना, उसको भी लगेगा यार इतना सिंपल होता है यूपीएससी, इतना सिंपल पेपर लगेगा तुमको। बट हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस? बिकॉज अगर तुम्हें सिंपल लग रहा था तो तुम्हारे बाजू वाले को भी सिंपल लग रहा था, और आज का पेपर तुम्हें टफ लग रहा है तो तुम्हारे साथ वाले को भी लग रहा है। सो स्टार्ट क्रिएटिंग अ गैप, और इस 500 मार्क को में से जितने ज्यादा मार्क्स ले सकते हो वो लेने का सोचो। सो द पॉइंट हियर इज वी विल मेक श्योर कि ये जो तूफान आने वाला है, ये ऑप्शनल नाम का तूफान आने वाला है, वो तूफान इसलिए बोल रहा हूं मैं बिकॉज इसकी ज्यादातर लोग पढ़ाई नहीं करते, एंड सेकेंड ये वो लेवल है जो शायद यूपीएससी अपने मुंह से बोल रहा है कि यार ये टफ आएगा। इन अदर वर्ड्स ये हायर लेवल का आएगा। प्रीलिम्स के लिए पहले बोल दिया जाता है ये सिंपल लेवल है या बेसिक लेवल है। मेंस के लिए प्रैक्टिकली बोल दिया जाता है जीएस के लिए ये सिंपल है या फिर ग्रेजुएशन लेवल है। सीसैट के लिए तो पहले बोला जाता है 10th का लेवल है। ऑफ कोर्स सिस्टम कुछ अलग ही इन्होंने भेज दिया, लेकिन ये तो खुद ही सामने से आके बोल रहे कि हम तो टफ पूछेंगे। सो ये तूफान के लिए आर यू रेडी? डू यू हैव द प्रिपरेशन? डू यू हैव एनी आइडिया? नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने को तैयार हूं नाउ। सो स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मेजॉरिटी तो एस्पिरेंट्स तैयार नहीं होते। अगर तुम उन लोगों के बीच में से जो अभी भी तैयार नहीं है, तुम्हें अभी तक ये भी सोचने में थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा है कि पता नहीं सर हम लोगों ने कौन सा ऑप्शन लेना है, बेटा बहुत मेजर गलती हो जाएगी। यू विल मिस द बस। और मेक श्योर जो भी तुमने चॉइस करनी है उसको अभी कर लो, एंड देन एनालाइज इट क्विकली। एनालाइज ये मेरे काम का है या नहीं है, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। डोंट गेट इनटू दिस ट्रबल कि मैं आखिरी दिस 11th आवर पर डिसाइड करूंगा और फिर देखो जादू होने वाला है। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो प्लीज डोंट डू दिस पार्ट। तुम्हें मैं जो स्टेप नंबर 1 बोल रहा हूं, तो सबको मैं स्टेप नंबर 1 बोल रहा हूं। मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो अब स्टार्ट होती है। मेरा बैकग्राउंड यहां तक था जहां तक तुम्हें मैं पहले इस सब के वेकअप अलार्म दे दूं। सबसे पहले याद रखना कि तुम्हें 1 साल चाहिए। बहुत ही अच्छे दिन चल रहे हैं तो 8 से 9 महीने तो चाहिए। सो अराउंड 8 to 9 months, और ऑन अ मेरे हिसाब से अ सेफ स्पॉट वुड बी टेक 1 year एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा कोर्स 1 साल चले, हो सकता है तुम्हारा कोर्स 4-5 महीने का ही हो, राइट, दैट इज ओके। लेकिन उस सब्जेक्ट को तुमको बार बार रिवाइज करने में, उसको आंसर राइटिंग करने में, उसको एब्जॉर्ब करने में और उस एक्सपर्ट लेवल लाने तक
तुमको 1 साल लग जाता है इन मोस्ट केसेस। तुम जीनियस हो तो मैं कह नहीं सकता। सो स्टार्ट अर्ली एट द अर्लीस्ट, दिस इज माय फर्स्ट रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन ही दी जा सकती है, हम एजुकेटर्स आपको सिर्फ रिकमेंडेशन ही दे सकते हैं। जिसने मानना होगा वो मानेगा, जिसने नहीं मानना होगा वो ये वीडियो में भी टाइम पास कर रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम उन स्टूडेंट्स में से नहीं हो जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए इस एग्जाम का फॉर्म भरते। सेकेंड, यू हैव टू नो अबाउट द गेम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने तुम्हें पहले बताया, इसको एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ प्रीलिम्स मत या जीएस मत मान लेना। बहुत सारे लोगों को लगते हैं कि यार सर कॉन्स्टिट्यूशन उधर भी पूछते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इधर भी पूछते हैं, सर आईआर हम जीएस के लिए भी पढ़ते हैं, आईआर यहां भी पढ़ते हैं। नो, प्लीज अंडरस्टैंड, इसका आंसर और उसका आंसर का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। एंड व्हेन आई से कोई लेना देना नहीं है, आई एक्चुअली मीन कोई लेना देना नहीं है। देयर कुड बी ओनली द टॉपिक ओवरलैप। हाँ, तुमने वहां भी पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन, यहां भी पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन, तुमने वहां पे भी जुडिशियल बॉडीज पढ़ा, यहां पे भी आईजीपी में आ गया, तुमने यहां पर भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ लिबर्टी के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा होगा, यहां पर भी आ गया होगा। सर्टनली दैट इज देयर, उतना ओवरलैप है, शॉर्ट ऑफ इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम पूरा आईआर पढ़ते हो यार, लेकिन ये आईआर बिल्कुल अलग होगा। एंड उसकी मैं तुम्हें आज डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दूंगा, डोंट वरी ऑन द स्पॉट, कि तुम्हें ये लगे कि ये सिर्फ बातें हैं क्या, बातों का क्या, सर्टनली नॉट। एक जो मेरे हिसाब से जो मैं आप लोगों को राय देना चाहूंगा, इसकी प्लीज नो द सिलेबस थरोली, ये बहुत जरूरी है। ऑप्शनल के लिए प्लीज यूपीएससी की नोटिफिकेशन निकालो, वैसे तो अब इसके नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, इंटरनेट पर ढूंढो पीएसआईआर सिलेबस, ऐसा भर भर के आया होगा, उसको कहीं से भी है ना, उसको अपने आंखों के सामने लगा लो। देयर इज अ रीजन व्हाई यूपीएससी इसको सिलेबस के फॉर्म में देता है, और वो तुमको अभी नहीं, मैं कितने मर्जी बार रिपीट कर दूं ना, 100 बार रिपीट कर दूं ना, बड़ा फायदा होने वाला, बड़ा फायदा होने वाला, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला। लेकिन मेरी बात मान लो कि जब भी पढ़ो एक एक ध्यान सिलेबस की तरफ जरूर रखो। तुम मुझे थैंक यू का कार्ड भेजोगे बाद में, अभी नहीं समझ में आएगा, तुम्हें बाद में समझ में आएगा कि ये जो मैंने तुम्हें बात बोली थी ये तुम्हारे कितने काम आएगी। सो एक काम जरूर कर लो, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने अभी तक बताया, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालकर अपने सामने रख लो और उसको एक हाइलाइटर्स के साथ मार्क करते रहना एज एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो तुम्हारे पास सिलेबस होगा, तो ऐसा पूरा सिलेबस है जैसे पेपर 1 पेपर 2, अब तुम्हें को नहीं लगता तुम्हें ये दिख रहा होगा, लेकिन देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स दैट यू कैन सी। सो एज आई हैड टोल्ड यू कि मैं तुमको यहां पर केवल स्ट्रैटेजी एंड टाइम पास नहीं देना चाहता, मैं तुमको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूं। सो लेट मी डेमोन्स्ट्रेट कि पढ़ते कैसे, और उन सब लोगों को जो पढ़ाते भी है ऑलराइट और ठीक से नहीं पढ़ाते, ये उनके लिए भी डेमोन्स्ट्रेशन है, बताओ, ये भी मेरा मौका है। सो दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन कि ये पढ़ते कैसे और पढ़ाते कैसे। सो आई टेक 10-15 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। एक छोटा सा टॉपिक ले लेते ताकि तुमको समझ में आ जाए कि पीएसआईआर की प्रिपरेशन की कैसे जाती है। सो पे अटेंशन, और जो लोग पीएसआईआर लेने का मन बना चुके हैं उनके लिए तो मौका ही है कि वो इस सब्जेक्ट को समझ ले, तो ये एक तुम्हारा एक टॉपिक ही हो जाएगा। लेट्स डू दिस ऑन द क्लास इटसेल्फ। सो ऑलराइट, सो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन आया इंडिया फॉरेन पॉलिसी पर। ओके, आई थिंक मेरे पास वो स्लाइड होगा, यस। सो अगर तुम सिलेबस देखोगे तो इसमें लिखा है नंबर 1, आई होप तुम पढ़ पा रहे हो, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, कंटिन्यूटी एंड चेंज। सो ये पेपर 2 सेक्शन 2 इंडिया फॉरेन पॉलिसी का क्वेश्चन है, और ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं एक क्वेश्चन का तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन ही दे दूं कि एक्चुअली पढ़ा कैसे जाता है। सो एग्जैक्टली फ्रॉम माय प्लस क्लासेस, और ये तुम्हें फायदा भी हो जाएगा, तो पढ़ भी लो, सब्जेक्ट भी हो जाएगा। ओके, 15-20 मिनट तुम्हारा कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। सो तुम्हें पहले क्वेश्चन आना चाहिए, तो कैसे पता होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी होता क्या है। सो व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। अब देखो, थोड़ी देर सोच के देखो। सो यूएसए की बात कर रहे हो, सो आई एम जस्ट शोइंग, ओके, थोड़ी देर माइंडसेट हटा दो स्ट्रैटेजी वगैरह ये सब में, और थोड़ी देर सब्जेक्ट पढ़ो। फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, विदेश नीति जिसे बोला जाता है। सो व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी। देखो, वैसे तो हम लोग ये बात बोलते हैं कि जैसा गवर्नमेंट चाहेगी वैसे एक कंट्री रिएक्ट करती है। तो जब मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है तो उनका एक बड़ा मेजर इन्फ्लुएंस होगा कि हमारी विदेश नीति, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, करेक्ट है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे तो उनके अलग थे, वाजपेयी जी थे तो कुछ और थे, मैडम इंदिरा गांधी थी तो कुछ और थे, जवाहरलाल नेहरू थे तो कुछ और थे। सर्टेनली नॉट कि ऐसा नहीं बोला जा सकता कि प्राइम मिनिस्टर का या फिर गवर्नमेंट का उस टाइम पे रोल नहीं पड़ता।
लेकिन फिर भी इसमें एक दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक स्टैटिक कंपोनेंट होता है और एक डायनामिक कंपोनेंट होता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। अभी तुम थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ से चलो, अपना दिमाग बिल्कुल भी मत लगाओ। ओके, सो मैं तुमको, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, जस्ट वन सेकेंड। तुम्हें सब कुछ ही पढ़ा दूंगा मैं, रिलैक्स करो तो। हम्म, तो जब मैं तुम्हें अभी ये बात बता रहा था, तो मैं ये बोल रहा था कि जब भी एक फॉरेन पॉलिसी बनती है तो दो कंपोनेंट्स में बनती है, एक होती है स्टैटिक कंपोनेंट, एक होता है डायनामिक कंपोनेंट। जैसे मैंने ये बात बोली कि मोदी जी अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, तो उनका कुछ ना कुछ ज्यादा ही इंफ्लुएंस होगा ऑन द विदेश नीति, ये डायनामिक पार्ट है। उसी तरह से बट वाजपेयी जी का अलग था, उसी तरह से नेहरू जी का अलग था, उसी तरह से इंदिरा गांधी जी का अलग था, सबका अलग था। ये तो बदल रहा है, लेकिन एक स्टैटिक कंपोनेंट भी है। दैट स्टैटिक कंपोनेंट इज वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स। मैं समझा पा रहा हूं, वो वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वो है, उसमें थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है। जैसे जब तुम हम लोग को जिम में जाते हैं या जो खाना खा रहे होते हैं, बॉडी बना रहे होते हैं, तो राइस, वेजिटेबल्स, नॉर्मल फूड वगैरह ये सब ने खानी होती है। दिस इज द स्टैटिक कंपोनेंट, ये तो करना ही करना है। दिस इज द स्टैटिक कंपोनेंट ऑफ दिस पार्ट। हाउएवर देयर इज ऑल्सो अ डायनामिक कंपोनेंट। अब तुम्हारा जिम वाला बोलेगा यार कल ना बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है या परसों तेरा बॉक्सिंग का मैच है, तो तुमको सप्लीमेंट्स खाने पड़ सकते हैं, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा विटामिन लेने पड़ सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक पार्ट एंड द डायनामिक पार्ट। इस बात को पहले समझ लो। तो जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हो तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ डायनामिक पार्ट पढ़ना होता है, ऐसा भी नेसेसरली नहीं है कि सिर्फ स्टैटिक पार्ट पढ़ना होता है। वेन हमको पढ़ाया जा रहा है, जब हमको इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझाया जा रहा है, तो हमको पूछा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक पार्ट। सो अब मैं तुमको यहां तक समझाने के लेवल पे आ गया हूं। सो अब मेरे पास फॉरेन पॉलिसी, सो लेट्स रीड द डेफिनेशन। तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो तुम फॉरेन पॉलिसी को क्या बोलोगे? अ फॉरेन पॉलिसी इज अ सेट ऑफ प्री एस्टैब्लिश्ड स्ट्रेटजीज designed and implemented systematically to secure goals of national interest by managing a country's relationship with other nation। मुबारक हो, तुम्हारा आंसर इस स्टार्ट पे समझ में आ गया। अब ये स्टैटिक भी है और इस स्टैटिक पार्ट में थोड़ा बहुत एलिमेंट्स ऑफ डायनामिज्म भी आएगा। फेयर इनफ। तो अब हम लोग इंडिया फॉरेन पॉलिसी की बात समझ में आ रही है। तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी में डायनामिक एज वेल एज स्टैटिक होगा, और ऐसा ही एग्जांपल यूएसए और बाकी सब कंट्रीज में भी होगा। हर कंट्री में एक स्टैटिक कंपोनेंट होगा, एक डायनामिक होगा। पहले इस बात को समझ लो। दोज ऑफ यू जो लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन पहले नहीं पढ़ा हुआ है, उनके लिए ये एंट्री पॉइंट होना बड़ा जरूरी है। सो अब हम इंडिया फॉरेन पॉलिसी को ध्यान से देखेंगे दोनों ही एस्पेक्ट पे। सबसे पहले हम लोग को एक पुराना पॉइंट बोलना पड़ेगा। दो तरह की पॉलिसीज होती है आमतौर पे, एक को बोलते हैं आइडियलिज्म और एक को बोलते हैं रियलिज्म। अब आइडियलिज्म में ये क्या है? चश्मा। जो इस तरह से मैं देखना चाहता हूं, जैसी दुनिया होनी चाहिए, एज इट ऑट टू बी, उसको बोलते हैं आइडियलिज्म। दूसरा चश्मा होता है रियलिज्म का। ये देखो चश्मा हो गया, ओके। दूसरा अप्रोच है रियलिज्म, एज द वर्ल्ड इज। मैं समझा पा रहा हूं कैसी दुनिया होनी चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन, एज इट ऑट टू बी इज कॉल्ड एज आइडियलिज्म। एज इट इज कॉल्ड एज रियलिज्म, यथार्थवाद। आइडियलिज्म में क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आइडियलिज्म है? हां। मैं फिर यह बात बोलता हूं कि ऐसा कोई कंट्री नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है जो सिर्फ आइडियलिस्टिक या सिर्फ रियलिस्टिक हो। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू नाउ। आइडियलिज्म में इंडिया में एग्जांपल है, बिल्कुल है।
तो हम लोगों ने बहुत टाइम तक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया। ओके, हमने ये आइडियलिज्म सोचा हुआ था, नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी थी, नहीं पीस होना चाहिए, ओके, नॉन द नॉन अलाइन मूवमेंट होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर हमारे पास ये थॉट प्रोसेस वसुधैव कुटुंबकम, तो ना द वर्ल्ड इज माय फैमिली। ओके यार, वर्ल्ड इज योर फैमिली, हाँ तो यार फिर अगर वर्ल्ड इज योर फैमिली तो फिर यूक्रेन में वॉर क्यों हो रहा है, राइट, इतना टेररिज्म क्यों हो रहा है, दुनिया में मर रहे लोग एक दूसरे के ऊपर, वॉर हो रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स फटे गए, सब कुछ तो हो गया। लेकिन आइडियलिज्म है एज वर्ल्ड ऑट टू बी। आई होप मैं समझा पा रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में जा पा रहा हूं। हाँ सर, हमारे मन की इच्छा है कि सब कुछ ठीक ठाक हो, दैट इज पीस हो, नेबरहुड फर्स्ट। ओके, कि जी पहले है ना पड़ोसी होने चाहिए, ये वाजपेयी जी की बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी, नेबरहुड फर्स्ट। उससे पहले गुजराल डॉक्ट्राइन में ये पॉलिसी थी। लेकिन क्या हो रहा है, पाकिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है, सर वो सब मत बोलो, अभी मत बोलो, अभी आइडियलिज्म है। अच्छा, आइडियलिज्म है। उसी तरह से हमने स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया, जबकि इजराइल उस टाइम पर हमारे लिए जरूरी था एट सर्टेन एलिमेंट्स। आइडियलिज्म है। तो क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आइडियलिज्म है? बट क्या सिर्फ आइडियलिज्म है? अब ध्यान से सुनते जाओ पीएसआईआर वालों, तुमको समझना पड़ेगा, राइट। क्या सिर्फ आइडियलिज्म है? सर्टनली नॉट सर, ऐसा भी नहीं है, रियलिज्म भी है। 1971 में बांग्लादेश ऑपरेशन में हमने अपनी मिलिट्री भेजी और हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराया, बिल्कुल सही बात है। सर्जिकल स्ट्राइक्स की जब जरूरत हुई तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, ये भी जरूरी था। ये सब रियलिस्टिक अप्रोचेस है जी। ये तो पाकिस्तान तंग कर रहा है, चलो जी बालाकोट अटैक करके दिखाते, रियलिस्टिक। सो इंडिया की, मैंने फिर तुम्हें क्या बोला था, कोई भी फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली आइडियलिस्टिक नहीं हो सकती, कंप्लीटली रियलिस्टिक नहीं हो सकती। इट इज ऑलवेज सम फैक्टर्स हियर, सम फैक्टर्स हियर। कभी कभी आइडियलिज्म ज्यादा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि हो सकता है उस टाइम की सरकार ज्यादा आइडियलिस्टिक होगी, जैसे नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी थी। ओके, कभी कभी वो रियलिस्टिक ज्यादा हो जाएगी, जैसे आज की सरकार है, मोदी जी, ही इज वेरी वेरी रियलिस्टिक। वो बोले यार ये गलत हो रहा है, मैं इसको बोलूंगा, आई कॉल आउट, और मैं वो करूंगा। वो आइडियलिज्म एंड रियलिज्म दोनों है, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट किसको प्रमोट करती है उसके हिसाब से ये चेंज होता जाएगा। आइडियलिज्म आइडियलिज्म, रियलिज्म आइडियलिज्म रियलिज्म, हमारे पास दोनों ही कंपोनेंट्स हैं, एंड द हिस्ट्री इज वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट। यहां से तुमको ये बात समझ में आएगी। सो रियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म हम लोगों ने देखा हुआ है, इवन गोवा लिबरेशन फॉर दैट मैटर, बांग्लादेश लिबरेशन, ये सारे के सारे एग्जांपल्स है ऑफ रियलिज्म। सो गांधीयन फॉरेन पॉलिसी का हमारे ऊपर बहुत मेजर इंफ्लुएंस रहा, बिल्कुल सही बात है। हमारी तो ज्यादातर फॉरेन पॉलिसी क्या, हमारी तो इंटरनल पॉलिसीज भी गांधीयन पॉलिसी से बहुत अच्छी तरह से एसोसिएटेड है। तो थिंग्स लाइक अहिंसा, ये तुम्हारे आंसर में आना चाहिए। अहिंसा, नॉन वायलेंस, अपार्थाइड के खिलाफ, सपोर्ट फॉर डीकोलोनियल, नॉन अलाइनमेंट, एंटी कॉलोनियलिज्म, ये सारी की सारी चीजें हमारी आइडियलिस्टिक है। इनका सोर्स क्या होगा? गांधीयन। अब देखो इसको पीएसआर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। गांधीयन थॉट तुम्हारा सिलेबस है, तो गांधीयन थॉट को यहां से कनेक्ट कर दो, तुम्हारे फॉरेन पॉलिसी के साथ गांधीयन थॉट कनेक्ट हो गया। कनेक्शन आने लग गया या नहीं आने लग गया? तो मेरा काम है तुमको समझाना। ओके, अब तुम्हें इसमें से क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पीएसआईआर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कोट्स, राइट, जो स्कॉलर्स के कोट्स होते हैं। तो इसमें उपेंद्र सिंह का बहुत ही अच्छा कोट है, by connecting the independence movement with the ancient Indian and philosophical tradition, Gandhi created the impression that non-violence was rooted in a unique way in Indian psyche. This created the concept of ahimsa or non-violence that remains an influence on Indian foreign policy. तुम्हें क्वेश्चन आएगा, what are the influences on Indian foreign policy? पहले तुम ये सब बातें लिखोगे, तुम गांधीयन थॉट प्रोसेस लिखोगे, उपेंद्र सिंह का कोट भी लिख दोगे, हो गया काम तुम्हारा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आंसर कैसे लिखना होता है, तुमने एग्जामिनर को लास्ट में क्या लिखा, वैसे लिखना नहीं होता, लेकिन समझना क्या होता है, हेंस प्रूव्ड। कि इंडिया में आइडियलिज्म कहां से आया और इंडिया में सिचुएशन कैसे हुई। अब इसी सिचुएशन को और आगे चलते हैं कि सर हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी क्यों है। नेपोलियन जब रशिया पे अटैक कर रहा था ना, तो उसने एक लाइन बोली थी, और वो लाइन बोली थी, ज्योग्राफी इज योर डेस्टिनी। ओके, बिल्कुल सही बात है यार। एक थोड़ी देर बाद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं तुम्हें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं। यूक्रेन की ट्रेजेडी क्या है? यूक्रेन की ट्रेजेडी ये है कि वहां पे वॉर हो रहा है। नो, यूक्रेन की ट्रेजेडी ये है कि वहां पे वॉर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो रशिया का नेबर है। इंडिया की ट्रेजेडी क्या है? इंडिया की ट्रेजेडी ये है क्योंकि हमारे खिलाफ टेररिज्म हो रहा है, हमारे खिलाफ इंसर्जेंसी हो रही है, मिलिटेंसी हो रही है ना। हमारी ट्रेजेडी ये है कि पाकिस्तान हमारा नेबर है। बताओ, हमारी बदकिस्मती है, हमारी ज्योग्राफी पाकिस्तान से 10,000 किलोमीटर दूर होती, 5,000 किलोमीटर दूर होती, 500 किलोमीटर भी दूर होती, तो हमको कोई ज्यादा टेंशन ना होता। ये बिल्कुल हमारे साथ चिपके हुए पाकिस्तान, चाइना, इसीलिए हमको इनके साथ डील करना पड़ रहा है। तो ज्योग्राफी इज योर डेस्टिनी। तो जब ज्योग्राफी मेरे लिए कुछ अच्छा बुरा कर सकती है, तो ज्योग्राफी मेरे लिए कुछ अच्छा भी कर सकती है। अब यार गल्फ वालों ने क्या किया था, सऊदियों ने क्या ऐसा किया था कि भैया वो लोग ऐसे खोदते हैं तो तेल निकलता है। ओके, दैट इज
द गुड पार्ट ऑफ बीइंग इन दैट ज्योग्राफी। लेकिन जब तक वहां पे 70s में ऑयल नहीं निकला था, वही कंट्री ने कितना सफर किया था, बिकॉज वहां पे पानी नहीं मिलता था। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेस्ड अपॉन ज्योग्राफी। सो कैन आई ऑल्सो से कि मेरी फॉरेन पॉलिसी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ज्योग्राफी? सोचने वाली बात है। व्हाट अ मिलियन डॉलर थॉट। तो नेपोलियन की लाइन तुम चाहे तो कोड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सिचुएशन यहां पर यह है कि सर हम लोग है ना, कभी भी हमारे पास मालूम है सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड है, वेरी पावरफुल आर्मी, बैटल हार्डन आर्मी। कोई भी और आर्मी होगी तो हमारे ऐसे मन में आएगा यार ऐसे करते, छोटी छोटी सारी कंट्रीज अडॉप्ट कर लेते, सारी उड़ा लेते। नहीं उड़ाते। हम लोग बाय नेचर नॉन एग्रेसिव है, और हमारा नेचर ये है कि नहीं यार सब लोग खुश रहो। हमारी आर्मी ने, जहां तक मेरा थ्योरी के बारे में मालूम है, एटलीस्ट पोस्ट 1947 तो हम 100% श्योर कि 1971 ऑपरेशन, बांग्लादेश ऑपरेशन से पहले तो हमारी आर्मी ने कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। उससे पहले बोला जाता महाराजा रंजीत सिंह का एक बार ऐसा ऑपरेशन हुआ था अफगानिस्तान में। आई एम नॉट वेरी श्योर इन हिस्ट्री, बट ऐसा बोला जाता है। बट मेरा पॉइंट ये कि सर ऐसा क्यों है? नेचुरली हम लोग ऐसे क्यों नॉन एग्रेसिव है? क्यों इंडिया अपनी पावर को ऐसा प्रोजेक्ट करके, जैसा अमेरिका को बड़ा शौक होता है अपनी गनशिप्स भेज देना, मरीन्स को उतार देना, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज देना, हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? शायद इसका रीजन भी ज्योग्राफी है। सो वी आर नॉन एग्रेसिव प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द हिमालयास। अब ये क्या बात हुई? देखो हिमालयास को क्रॉस करना आज की डेट में भी बड़ा मुश्किल है। नाउ गो बैक अबाउट 200, 500, 10, 1000 ईयर्स, इट इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल। कब वो पासेस खुलेंगे, कब वो इन्वेडिंग आर्मी आएगी, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इंडिया को एक नेचुरल डिफेंस मिला हुआ था एटलीस्ट फॉर द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री? वो जो नेचुरल डिफेंस हुआ ना, वो नेचुरल डिफेंस ने हमको सिक्योर बना दिया। बराबर, हम उस तरफ जाएंगे ना, उधर से कोई आ नहीं पाएगा। सो प्रोबेबली ज्योग्राफी हैड सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन आवर साइकी, और इसीलिए वी मोर और लेस बिकेम अ डिफेंडिंग फोर्स रादर देन अ अटैकिंग और एन इन्वेडिंग फोर्स। तो इंडिया बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंडिंग फोर्स इंस्टेड ऑफ अ अटैकिंग फोर्स। ये एक ही थ्योरी है, इसको बिल्कुल गॉस्पेल ट्रुथ बना के मत बैठ जाना। मैं फिर बोल रहा हूं ये पॉलिटिकल साइंस है, ये न्यूटन नहीं है, लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं होता। ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ते टाइम भी हम पढ़ते हैं, देयर आर लिमिटेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस आल्सो, कि तुम बैठ कर ना उल्टा सीधा इसको बिल्कुल गॉस्पेल ट्रुथ मत बना दो कि जी यही हो, इसके सिवाय कुछ नहीं है। डोंट गेट इनटू दैट ट्रबल। लेकिन ये एक ट्रुथ है जरूर। सो इस बात पर एक नया क्वेश्चन, तो ये नेपोलियन का थॉट था, मैंने तुम्हें बोला था देखो मैंने सब पढ़ाऊंगा, जब मेरी क्लासेस में आओगे तो मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। नॉट एडवर्टाइजिंग, जिसको आना है आएगा, उसका फायदा होने वाला है, जिसको नहीं आना वो अपने आप खुद ट्राई करे, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अब तुम्हें पता चलेगा पीएसआर में से पढ़ते कैसे। तो मैंने द डिप्लोमैट में, ओके दिस इज क्रेडिट द डिप्लोमैट, एक बहुत ही अच्छा कोट आया था, द महान मैकिंडर डिबेट ऑन इंडिया चाइना डेटरेंस। अब भैया जिसको नहीं समझ में आएगा ना, उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सो ये क्या है? व्हाट इज मैकिंडर एंड व्हाट इज महान? सो द मैकिंडर और मैकिंडराइट्स, दोज मैकिंडर को सपोर्ट करते हैं, एंड महानाइट्स जो महान को सपोर्ट करते हैं, इनके बीच में एक बहस चलती रहती है। लेट मी गिव यू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग। चाइना हमको कहां से अटैक करता है? सर चाइना हमको लद्दाख से अटैक करता है, चाइना हमको अरुणाचल से अटैक करता है, हिमालय से अटैक कर रहा है। तो हमको एक लैंड फोर्स बनानी चाहिए, बड़ी जबरदस्त माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाना चाहिए। चाइना वहां से अटैक करेगा, हमारे टैंक वहां से रोक लेंगे, वहां से आएगा हमारी ग्राउंड फोर्सेस रोक लेंगी। ये कॉन्सेप्ट है मैकिंडराइट्स का। मैकिंडराइट्स बोलते हैं ग्राउंड, जिसने ग्राउंड को, जमीन को ऑक्युपाई कर लिया, वहां पर अपनी स्ट्रेंथ बना दी, उसको कोई नहीं हरा सकता। मैकिंडर यही कॉन्सेप्ट बोलता था ऑन द बेसिस ऑफ हार्टलैंड थ्योरी, उसको हार्टलैंड थ्योरी बोला जाता है। वो बोलता था कि जिसने भी यूरेशियन लैंड को ऑक्युपाई कर लिया, जिसने वहां पर कब्जा कर लिया, वहां पर उसकी स्ट्रेंथ है, वहां पर उसके बाद वो वर्ल्ड पावर बन जाएगा, ही विल विन, दैट कंट्री विल विन। ये है मैकिंडराइट कॉन्सेप्ट। ओके, सो मैकिंडराइट्स क्या बोलते हैं? मैकिंडराइट्स बोलते हैं कि यार दुनिया को जीतना है, जमीन को पकड़ो। ओके, हार्टलैंड थ्योरी, डोमिनेट द लैंड। ऑलराइट, मेरी बात समझ में आ रही? तो इस डिप्लोमैट वाली न्यूज को ध्यान रखना, ठीक है? तो चाइना को हराना है तो क्या करना है? चाइना को हराना है या चाइना को रोकना है तो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फोर्स क्रिएट करो, टैंक बनाओ, बड़े बड़े आर्टिलरीज, ये फलां कमांडोज, सब कुछ रेडी करो, फोर्स, ग्राउंड फोर्स। ऑलराइट, महानाइट्स उल्टी बात बोलते हैं। महानाइट्स बोलते हैं नॉट नेसेसरी, द वन हु रूल्स द ओशंस रूल द वर्ल्ड।
वो बोलते हैं तुम पहले की सारी फोर्सेस भी देख लो और अभी की माइटी सुपर पावर देख लो। इफ यू रूल द ओशंस देन यू विल रूल द वर्ल्ड। तो बोलते हैं अच्छा कैसे? बोलते यूएसए का एग्जांपल ले लो। यूएसए का एग्जांपल क्या है? यूएसए का एग्जांपल है कि उन्होंने नेवल पावर बनाई और उसी बेसिस पर अगर आज भी तुम ज्यादा पंगे देख रहे होंगे तो सारे वर्ल्ड में यही हो रहे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, साउथ चाइना सी, क्वाड, ग्वादर, चाबार, सबमरीन। अरे सर हमारा तो पूरा कोर्स हो रहा है, तुम्हारा पूरा आईआर का कोर्स यहां पर दिखता हुआ दिखाई देगा। महानाइट्स बोलेंगे कि वर्ल्ड के ज्यादातर ट्रेड रूट कहां से होते हैं जी? ओशन से होते हैं। सबमरीन्स कहां से अटैक कर सकती है सर? यहां से अटैक कर सकती है। कहां पर धीरे धीरे हमको नेवल पावर्स ज्यादा दिखाई देने लग गए सर? यूएसए इसलिए पावरफुल हो गया, इनके पास ना जबरदस्त नेवी है। महानाइट्स बोलेंगे रूल द ओशन। अब तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी पे सवाल आ गया कि अगर तुम फॉरेन पॉलिसी ये बनाना चाहते हो कि ग्राउंड फोर्सेस क्रिएट ज्यादा करने हैं तो उसको बोलेंगे मैकेंडराइट्स। और अगर तुम बोलोगे ना ना चाइना धोखा देने वाला है, जो कुछ भी होने वाला है वो इंडियन ओशन रीजन में होने वाला है, वो हमको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में ऐसे करके पूरा का पूरा सराउंड कर रहे हैं, वहां पर गड़बड़ है, इसलिए क्वाड पे ज्यादा ध्यान दो, इसीलिए साउथ चाइना सी पे ज्यादा ध्यान दो, ये ज्यादा जरूरी है। ये तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी का दो एलिमेंट है, ये टॉपर लेवल है। 90% लोगों को इस बारे में ना पता होता है एंड दैट इज व्हाई दे डोंट राइट एन आंसर ऑन दिस पार्ट। सो तुम्हारी इंडिया फॉरेन पॉलिसी में पहली बात तो मुझे यह विचार बनाना पड़ेगा कि हमको ये फॉरेन पॉलिसी बनानी कैसी है। हमें मैकेंडराइट्स का फॉलो करना है कि महानाइट्स का करना है? बिकॉज हमारे आसपास चैलेंजेस बहुत सारे हैं। तो अब इसी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि इससे साउथ एशिया में इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, फिर पाकिस्तान पार्टीशन में बना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ये छोटी छोटी कंट्रीज है, ये क्यों इतना पंगा लेता है? द पॉइंट है, शिवशंकर मेनन को कोट कर दो, वो बोलते हैं पॉलिटिकल डिवीजन इन साउथ एशिया इज वेरी आर्टिफिशियल। इसीलिए यहां पर क्या हुआ, कॉलोनीज बना के ब्रिटिशर्स आए हुए थे, ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज बनाई, जाते टाइम या उससे पहले इन लोगों ने अपने फायदे के लिए ना बहुत सारी लाइनें खींच दी। ओके, तुम्हें मालूम है कि रैडक्लिफ लाइन भी एक प्रॉब्लम है, राइट, मैकमोहन लाइन भी एक प्रॉब्लम है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरान लाइन भी एक प्रॉब्लम है। ये क्या है ना, ये इतना आर्टिफिशियल क्रिएशन किया गया कि जब आर्टिफिशियल किसी ने तुम्हारे बीच में, तुम्हारे पड़ोसी और तुम्हारे बीच में एक लाइन खिंच गई, और तो कोई ना कोई तो डिसएग्री कर रहा होगा, और आज नहीं तो कल वो डिसएग्रीमेंट किसी ना किसी के मुंह से निकलेगी, और कंट्रीज के बीच में वही जो डिसएग्रीमेंट है वो वॉर के फॉर्म में आएगी। तो ये तुम कोट यूज कर सकते हो शिवशंकर मेनन का। तो जब मैं अपने कोट्स करता हूं तो ये शिवशंकर मेनन की फोटोग्राफ नहीं है, लेकिन मैंने एक मेथड बनाया हुआ है कि जो भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनको मैं ऐसे दिखाता हूं, और जो फॉरेन है उनको मैं एक फॉरेनर का फोटो दे देता हूं, ताकि तुमको फटाक से स्ट्राइक करे कि इंडियन कौन है और फॉरेनर्स कौन है। ऑलराइट, तो ये फॉरेन थिंकर्स या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है। सो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स आर कॉमन इन द साउथ एशिया रीजन, इसीलिए हमको इस बारे में ज्यादा विचार करते रहना पड़ेगा, और इसलिए आप शांति से फॉरेन पॉलिसी लेकर बैठे नहीं रह सकते। यू हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस पार्ट, एंड इसीलिए वक्त के साथ धीरे धीरे देर आर चेंजिंग कॉन्सेप्ट। सो नेहरू जी का कॉन्सेप्ट ज्यादातर आइडियलिस्टिक था। 1962 की फॉरेन पॉलिसी चाइना के बाद द एंटायर पंचशील फॉरेन पॉलिसी फ्लॉप हुई, बड़ा मेजर नुकसान हुआ, हम लोग मैसिव अमाउंट ऑफ लैंड लूज कर बैठे थे। नॉट ओनली दैट, एक हम्बलिंग डिफीट थी, एक बड़ा मेजर डैमेज था हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ हमने ये फॉरेन पॉलिसी चेंज की। मॉर्गन थाउ ने ये बात बोली कि ये भी कोड यूज कर सकते हो कि नेशनल इंटरेस्ट स्टैटिक भी होता है और डायनामिक भी होता है। जी वक्त बदल गया, वो पुरानी दिन थे, ऑलराइट, तब तुम बात कर सकते थे नॉन अलाइनमेंट की, तब तुम बात कर सकते थे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की, तब तुम हिंदी चीनी भाई भाई बोल सकते थे। क्या आज आप बोल सकते हो? आई डोंट थिंक सो। सो नेशनल इंटरेस्ट है, ये सारे कोड्स तुम्हें यूज करते हुए फिर अपना आंसर देना है। ओके, मेरी बात समझ में आई? तो तुम्हें डायनामिक पार्ट को भी अभी ज्यादा ध्यान देते हुए करना है। किसिंजर ने एक बहुत अच्छी लाइन बताई, हेनरी किसिंजर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए, उनकी एक लाइन बड़ी फेमस है, इसको रियल पॉलिटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल पॉलिटिक, REALPOLITIK। ये एक्चुअली तो मैकियावेलियन कॉन्सेप्ट है, लेकिन हेनरी किसिंजर ने इसको बहुत अच्छी तरह से लाइन बोले थे। उसने बोला था दैट नेशंस हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। एक्चुअली वो अमेरिका के लिए बोल रहा था। अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। देखा जाए तो ये वही वाली बात है कि आज क्या है, आज मुझे किससे फायदा है और किससे नुकसान है। दिस इज कॉल्ड एज रियलिज्म,
और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में रियलिज्म आता जा रहा है। चाहे तुम यूएसए के साथ रिलेशनशिप में देख लो, एक टाइम पे यूएसए हमको स्ट्रैटेजिक बैकवाटर बोलता था, एक टाइम पे वो पाकिस्तान और इंडिया को हाइफेनाइज करता था। ये सारे क्वेश्चंस है, जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं उनको ये रिवाइज हो रहा होगा, और जिन लोगों को नहीं हो रहा होगा उनको ये वर्ड्स मिल रहे होंगे। सो मेनी हिस्टोरिकल चीजें हमारे यहां पर चेंज हो रही है, ऑलराइट। और इसी तरह से हमने इंडिया के साथ, यूएसए के साथ रिलेशनशिप बनाया था। कोल्ड वॉर, फिर पोस्ट कोल्ड वॉर चेंज हुआ, यूएस की हेजेमनी थी, यूएसएसआर के साथ रिलेशनशिप, फिर ब्रिक्स का इशू, एससीओ का इशू, आरआईसी का इशू, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, न्यूक्लियर इशू, सैंक्शंस, पाकिस्तान एंगल। तुम नोटिस कर रहे हो ये ऐसे चेंज हो रहे हैं, इट्स चेंजिंग। टुडे अमेरिका इज सेइंग और यूएसए इज सेइंग दैट मोस्ट वैल्यूड पार्टनर है, इट इज अ स्पेशल रिलेशनशिप। ये कैसे हो गया? क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो क्या मोदी गवर्नमेंट को उसके अनुसार चेंज होना पड़ेगा? 100% होना पड़ेगा। मोदी जी ने यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में बात बोला, और कितनी सॉलिड लाइन बोली है। आई लव मोदी जी दिस लाइन, ही सेड वी हैव टू ओवरकम द हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री। कितनी बड़ी बात है यार। एक टाइम पे 50 साल 60 साल हम लोगों ने इनके साथ सो कॉल्ड एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा, फॉर वट एवर रीजन। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, तुम्हें मालूम है यूएसएसआर रीजन था, पाकिस्तान रीजन था, सैंक्शंस रीजन था, न्यूक्लियर एंगल था, एटसेट्रा। लेकिन आज अगर मौका है तो हमको उनके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट ना सिर्फ स्टैटिक होता है बट ऑल्सो डायनामिक होता है। सो दिस इज वेयर वी हैव रीच्ड, और ये एक एंट्री पॉइंट है जिसके लिए फिर मोदी जी ने एक बहुत अच्छा लाइन यूज किया कि एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी में होता है अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रियलिज्म। आज तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, चलो दोस्ती करते हैं। दिस इज कॉल्ड यथार्थवाद, दिस इज कॉल्ड एज रियलिज्म। ये समझने के लिए तुमको ये पॉइंट है। तो सबसे सवाल है, क्या आज हमें अलायंसेस लाइक नॉन अलाइन मूवमेंट की ज्यादा जरूरत है कि हमको क्वाड की ज्यादा जरूरत है? सोचने वाली बात है। इसको कैसे बोलोगे? अब तुम अपना दिमाग थोड़ा ना लगाओगे कि जी मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी आंसर दे दूंगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। सो यू विल नॉट आंसर दिस। ओह, ये तो बहुत आगे चला गया, बात आगे चली गई थी, स्लाइड पीछे चली गई। इससे ज्यादा तो तुम्हारा रिवाइज भी होता जा रहा है। चलो इसी बहाने तुम्हारा रिवीजन भी होता जाएगा। ओके, तो मैकेंडराइट, महानाइट्स, ये सब कुछ पढ़ लिया हमने। अब तुमको फाइनल लाइन का टाइम आ गया। तो तुम्हें इस बात सवाल ये आ गया कि क्या तुम्हें नॉन अलाइन मूवमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, तुम्हें अलग अलग अलायंसेस चाहिए या नहीं चाहिए। सो द पॉइंट हियर इज कि हमारी कंट्री के अब नई रिक्वायरमेंट्स है, और जब नई रिक्वायरमेंट्स है तो हमको स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी, और वो स्ट्रैटेजी चेंज करने का तरीका इज दिस। द ग्रेट डॉक्टर जयशंकर की सॉलिड लाइन, ही सेड age of alliances is over and India will now go for issue based partnership। वाला 15 मिनट में मैंने तुम्हें पूरा इतिहास बता दिया, कहां से ये स्टोरी स्टार्ट हुई, क्या हमारी फिलॉसफी थी, क्या हमारे पास एक्चुअली चॉइसेस है, किस तरह से हम लोग आइडियलिज्म से रियलिज्म के तरफ आए, एंड फाइनली हर लाइन को, हर थॉट को मैंने किसी थिंकर के कोट के साथ सपोर्ट किया। और इससे बड़ा क्या सपोर्ट होगा कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उनकी लाइंस होगी। ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी एक्चुअली गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। सो एज ऑफ अलायंसेस इज ओवर, हम इशू बेस्ड पार्टनरशिप करेंगे। क्वाड की टाइम हमारी ट्रबल है इंडियन ओशन रीजन में, तो हम इशू बेस्ड पार्टनरशिप करेंगे ताकि इंडिया बिकम्स द नेक्स्ट लीडर। राजीव सीकरी की स्टेटमेंट ऐसे तुम यूज कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अच्छा, बाय द वे तुम लोगों को बुक रेफरेंस का भी होता है ना, तो मैं साथ साथ में बुक रेफरेंस भी दे रहा हूं। तुम्हें पढ़ना है तो चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी, राजीव सीकरी की बुक, इट्स अ वेरी गुड बुक ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, तुम इसको भी पढ़ सकते हो। एंड आज के लिए मैं जो तुम्हें पढ़ाना चाहता था वो यही है। तो मैंने क्या डेमोन्स्ट्रेट, लोग ना स्ट्रैटेजी 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 में बोलते रहते हैं, मैंने सोचा स्ट्रैटेजी तो बता ही देता हूं, लेकिन मेरे तरीके से बताता हूं। क्यों ना मैं पढ़ा के स्ट्रैटेजी बता देता हूं, पढ़ना कैसे होता है, कैसे तुमको इंटरकनेक्ट करना होता है, कैसे तुमको कोड्स यूज करने होते हैं, कैसे तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना होता है। ओनली देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल।
तो छोटा सा टाइम पीरियड था, 15-20 मिनट में मैंने तुम्हारा एक्चुअली जो फर्स्ट लाइन है वो पूरी की पूरी क्लियर कर दिया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इतना भी तुमने आंसर लिख दिया ना तो तुम लोग उस लेवल पे आ जाओगे जहां तुम 200 वर्ड्स का आंसर बहुत अच्छी तरह से लिख पाओगे। सो एक तरीका जो मैंने पहले भी बताया था और जो रिकमेंडेशन थी, ये सब तब होता है व्हेन यू राइट। मैं अगर तुम्हें अपने नोट्स दिखा दूं, ये नोट्स धीरे 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 डेवलप हुए ओवर द लास्ट 5-7 ईयर्स। ये धीरे 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 मैंने डेवलप किए। पहले इतना बड़े बड़े नोट्स हो जाते थे, 500 1000 2,000 स्लाइड्स होती थी। अब मैंने उसको कम किया 500, फिर 500 का 250 अब वो एक एक स्लाइड एक आंसर हो गई है। इसको करने में टाइम लगता है और यही तुम्हारे आंसर में भी दिखना चाहिए। पहले तुम उल्टा सीधा जो मर्जी लिख दो, राइट, बट देन उसको कॉम्पैक्ट करो, उसको और अच्छा करो। लैंग्वेज मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। ज्यादातर लोगों को समझ में आ भी जाता है तो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन आपका कनेक्शन नहीं होता। सो स्टार्ट ड्रॉइंग कनेक्शंस। इफ यू ड्रॉ कनेक्शन, you will be in a far better position to crack this exam. मैंने बुक रिकमेंडेशन दी है, तुम इस वीडियो को स्लाइड वीडियो को पॉज कर दो और ये सारे देख लो। लेकिन इसके साथ एक वार्निंग है यार, ये जितनी बुक्स है ना, तुम अगर इसको वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो 2040 में पहला अटेम्प्ट दोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम 2040 तक इंतजार करो। जहां वह फंस जाओ, जो कॉन्सेप्ट तुम्हें मेरी क्लास में ना समझ में आए, जिसका थोड़ा सा कम चांसेस होते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो तो जाकर ऐसा करो। अदरवाइज डोंट ड्राउन योरसेल्फ इनटू दिस कंटेंट। बहुत सारी बुक्स है, मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, ओके, कि सारे के सारे मैं पढ़ूंगा। इसको पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, जो तुमने पढ़ सकते हो वो पढ़ो, जो नहीं पढ़ सकते बाकी मैं तुम्हें PSIR में पढ़ा दूंगा, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक दिस वॉज अ वेरी कॉम्पैक्ट स्ट्रेटेजी वीडियो। तुमको फायदा हुआ होगा, मैंने तुम्हें एक टॉपिक भी पढ़ा दिया है। आई होप यू विल मेक गुड यूज ऑफ इट। आई विल बी वेरी हैप्पी। याद रखना 17 जून तक तुमको एक ऑफर अवेलेबल है। प्लीज यूज माई कोड SEDLIVE SIDLIVE एंड ज्वाइन दिस Unacademy courses. I'll be very happy to teach you. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.